नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अमित चौहान, जो कि ट्रेन मैनेजर हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी की जो भर्तियां आई हैं, उसके तहत एग्ज़ाम होने वाला है। कई लोग हमसे पूछते रहते हैं कि उसकी सही स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो हम जो सिलेक्टेड हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 से, अमित चौहान जी, उनसे ही बात करते हैं इस बारे में। तो अमित भाई, सबसे पहले हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अमित चौहान है और मैं 2019 आरआरबी की वैकेंसी से सिलेक्टेड हूँ ट्रेन मैनेजर के पद पे। अमित भाई, जैसे बताते हैं कि रेलवे में सीवीटी फर्स्ट और सीवीटी सेकंड होते हैं, तो आपके सीवीटी फर्स्ट में और सीवीटी सेकंड में कितने नंबर थे? मेरे सीवीटी फर्स्ट में तो शायद से 74 थे या 74 थे और सीवीटी टू में मेरे 82 थे। अच्छा, तो जैसे कि अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए जैसे इसमें जो 3 सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग रहती है मूलतः, और फिर मैथ रहता है, और फिर जीके जीएस, और उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा मतलब टफ़ कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो हमारे सिलेक्शन में थोड़ी मददगार साबित हो, उसे किसे मानते हैं? ये देखो, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जिसका मतलब ये मैथ और रीजनिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैथ और रीजनिंग के लिए ये मतलब जीएस का तो कोई वो नहीं है। सिलेबस एकदम एक ये समुद्र की तरह है, काफ़ी वाइड है। आप कुछ भी पढ़ो कभी आएगा नहीं और कभी थोड़ा सा पढ़ने से भी काफ़ी कुछ आ जाता है। तो मैक्सिमम अगर किसी को वो करना है तो मैथ और रीजनिंग अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए। उस साथ करंट अफेयर पढ़ते रहो। करंट अफेयर ये कि जब से एग्ज़ाम आए मतलब फॉर्म आए हैं तब से लेकर जब तक एग्ज़ाम नहीं होते तब तक का करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़ते रहो। अच्छा अमित भाई, जैसे आपने मैथ और रीजनिंग के बारे में बताया, निश्चित रूप से मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा होता है उसके सिलेक्शन ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टिव उनका कोर्स है। और अगर एक बार जो चीज़ें आती हैं तो आप उन्हें जल्दी से सही कर सकते हैं, यानी 100% सही होगा यदि आप उसका उत्तर निकल पाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम मैथ की बात करें, कई लोग हमें पूछते भी हैं कमेंट बॉक्स में कि भैया हमारा मैथ बहुत वीक है, या अब जैसे जो बिगनर्स हैं या इन्होंने तैयारी शुरू की है, तो उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे कि मैथ की जो बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो इतने दिन बचे हैं उनमें अच्छे से तैयारी कर लें वो अपनी, और साथ साथ उनका रिवीजन भी हो जाए। आपने किस तरीके से स्टडी की थी मैथ के लिए? कैसे मैथ की कोई रणनीति हो स्पेशल? देखो, मैथ की तो वैसे कोई रणनीति मतलब अगर आपका बेसिक है 10th तक की जो मैथ है, अगर आपकी 10th तक अच्छी मैथ है तो आप अच्छे से कर जाओगे। और नहीं तो फिर आपको बेसिक तरीके से मतलब कि जैसे कि एनसीईआरटी हो गई और एक किरण की किताब आती है, अगर इनको आप अच्छे से कर लो 2 बार, उसके बाद चाहिए आप कोई से टीचर की भी किताब उठा लो। काफ़ी टीचरों की, जैसे राकेश यादव की, गगन प्रताप की, काफ़ी टीचरों की किताबें, अगर आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाते हो ये, तो फिर अच्छे से हो जाएगा। और एक टेक्स्ट बुक की अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो बहुत सारे लोग हैं। कोई कोई तो ये भी करता है कि दिन में 3 दिन प्रैक्टिस सेट लगाता है, पर 3 दिन प्रैक्टिस सेट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करते दोबारा से। अच्छा, जैसे मैथ के लिए जैसे कोई इंसान, जैसे अब उसे अपना पूरा सिलेबस पूरा करना हो आरआरबी एनटीपीसी का, तो उनके लिए कोई बेस्ट टीचर सजेस्ट करना चाहें? देखो, सारे टीचर बेस्ट हैं और डिपेंड करता है कि आपके मैथ का लेवल किस हिसाब से है। क्योंकि देखो, ऑनलाइन में काफ़ी टीचर है, जैसे गगन प्रताप है। अब अगर आपकी मैथ जीरो से स्टार्ट करोगे तो गगन प्रताप का जीरो से आपको नहीं आएगी। और एक दो टीचर और भी है, जैसे कि साहिल सर हैं, वो अभी इससे पहले वो वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे। हाँ। तो उनके भी बेसिक, अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो पहले उनकी पढ़नी चाहिए। एक दो टीचर और भी हैं यूट्यूब में जिनकी मतलब जो बेसिक से, जिनका बहुत नॉर्मल बेसिक से पढ़ाते हैं। जैसे गगन प्रताप है, वो बेसिक तो पढ़ाते हैं लेकिन उनका बेसिक भी और अगर हाई के बराबर है। तो इससे अच्छा मतलब जिनकी जो जो पहले साइंस बैकग्राउंड से है उनको तो खैर गगन प्रताप बेस्ट है, क्योंकि वो इतना पढ़ा देते हैं कि आपको फिर वो नहीं है। पर जैसे और जिनका जो मतलब एकदम आर्ट साइड से पहले से, या फिर कुछ बैकग्राउंड ऐसे कुछ साल पढ़ाई नहीं करने हुआ है, करी और फिर अब कर रहे हैं, तो उनको मैथ आसानी से उतनी वो भी नहीं है कि। अमित भाई, तो ये तो टीचर एसएससी का पढ़ाते हैं ना, रेलवे के लिए भी पढ़ाते हैं क्या? ये एसएससी रेलवे, देखो मैथ तो एक जैसी है, सिलेबस तो एक जैसा ही है, चाहे एसएससी की करो चाहे तुम रेलवे की करो। और वैसे भी एक पर्टिकुलर ही मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बच्चा कि पर्टिकुलर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा हो। आज की डेट में तो तैयारी 2 ही प्रकार की होती है, कि तो सेंटर की तैयारी होती है कि तो स्टेट की तैयारी होती है। अब जो स्टेट की तैयारी, स्टेट का सिलेबस थोड़ा ऐसे हो जाता है, उसमें थोड़ी मैथ कम पूछते हैं। और जो सेंटर की उसमें उनकी मैथ, इंग्लिश
और रीजनिंग, इन पे कमांड अच्छी होती है। और तो फिर रेलवे मतलब मेरे हिसाब से तो एक रेलवे पर्टिकुलर ही कोई रेलवे का टारगेट मान के चल रहा है, तो फिर वो एक अपने तरीके से टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि रेलवे का कोई पता नहीं कब वैकेंसी आए। अब 2019 के बाद अभी आ रही है 2024 में, तो 5 साल तक अगर किसी की इस ड्यूरेशन में कुछ भी हो सकता है। 5 साल वेट करोगे तुम रेलवे के लिए, अब इस साल आ गई, अब अगर कोई फिर से टारगेट डेट बनाएगा तो भरोसा नहीं कि 28 में आती है कि 29 में आती है, तो 5 साल तक क्या करोगे। अच्छा, जैसे मैथ के लिए कोई ख़ास बुक हो वगैरह जो बताएँ कि एनटीपीसी के लिए कुछ सेलेक्टेड बुक हों, जिनके पढ़ के ना उन्हें जल्दी से सिलेबस कवर किया जा सके, गणित के लिए कोई ख़ास बुक? देखो ऐसे तो कोई वो नहीं है कि मतलब आप एक किताब ले लो, कोई सी भी उठा लो, चाहे राकेश यादव की ले लो। राकेश यादव की एक 5400 है, बढ़िया किताब है। उसको रिवीजन कर लो, और या प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर की किताब बहुत सारी आती हैं, वो ले लो। किरण की है, तो उनसे भी काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, अभ्यास के लिए भी कोई बुक्स वगैरह या फिर ऑनलाइन ही अभ्यास किया जाए मैथ का? नहीं, ऑनलाइन ही ज़्यादा बेटर है। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हमें निश्चित रूप से ऑनलाइन ही तैयारी करनी चाहिए। देखो ऑनलाइन में ये क्या है कि तुम्हें टाइम बाउंडेशन है। अगर तुम ऑफलाइन लगाते हो तो सोचता है कि आदमी, माना 2 घंटे का तुमने अलार्म लगा के या कुछ भी करके, तो उस समय तुम्हें कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, सोचते हैं अरे यार कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो इससे ज़्यादा कि आदमी के आलसीपन सा आ जाता है। और टाइम में उसमें क्या है, जिस समय तुम्हारे अगर ऑनलाइन लगाते हो तो एकदम से बंद हो जाएगा 2 घंटे बाद, तो उससे क्या है तुम्हारी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। देखो पेपर सभी को आता है, जितने भी तैयारी करते हैं सबको पेपर आता है, पर पेपरों में सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है स्पीड, जो कम स्पीड में एक्यूरेसी रखे। अमित भाई, कुछ रीजनिंग के बारे में हमें बताइए, जैसे कि आपने रीजनिंग की तैयारी किस तरीके से की थी? मैंने रीजनिंग की तैयारी जो करी थी वो केवल जो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर थे उन्हीं को सॉल्व करता था, और उसी के माध्यम से मतलब कि क्वेश्चन का कैसे वो रहता है वो देख के फिर वो करता था। जो जिसको चैप्टर में लगता था कि नहीं ये चैप्टर में मतलब मेरे बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसका एक बार मतलब यूट्यूब में जाके उस चैप्टर को डाल के उसको सॉल्व करता था। फिर उससे मतलब स्ट्रेटेजी पता चल जाती कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करा जाता है, और फिर देखा। अच्छा अमित भाई, जैसे कुछ लोग बच्चे हमें ये पूछते हैं कि जो रीजनिंग के जो सवाल आते हैं, जैसे उसमें पजल के क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आते हैं, तो उन सवालों को हम मतलब किस तरीके से, कोई ख़ास टीचर हों सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, या कुछ भी पजल्स के आते हैं और क्या कहते हैं उनसे स्टेटमेंट एंड एनालॉजी या इस तरीके के जो सवाल आते हैं, उनको मतलब किस तरीके से कोई ख़ास टीचर हो या कोई ख़ास रणनीति, कोई ख़ास बुक बताना चाहें? ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो तुम्हें जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो, जैसे जो भी चैप्टर होता है उसको यूट्यूब में डालो, उसकी काफ़ी सारे टीचर आते हैं जिसकी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती है, जिसकी सबसे स्ट्रेटेजी सबकी एक जैसी होती है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक जैसी स्ट्रेटेजी होती है। मतलब जो टीचर है सब एक जैसी बताएंगे, पर लेकिन मेन है कि तुम उसकी लैंग्वेज कौन से टीचर की समझ आ रही है, उस टीचर की वो देख लो। जैसे अमित भाई, आजकल जीके के मतलब बहुत ढेर सारा रहता है कि जीके कहाँ से पढ़ी जाए। आप भी बता रहे थे कि जीके बहुत समुद्र की तरीके से है, और ऐसा बताते हैं कि रेलवे के एग्जामों में जीके पता नहीं कहाँ से पूछी जाती है। एग्जाम देने के बाद लोग निकलते हैं तो पता ना कहाँ से जीके पूछी गई है। जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाई है वो तो जीके आई नहीं इसमें। तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जीके को सॉल्व किया जाए, या जीके में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए जा सकें? देखो जीके में तो ये है कि आपके मतलब बैग वो कैसा है, पर मेरे हिसाब से तो अगर जीके किसी को बेस्ट करना है कुछ भी, तो एक कुमार गौरव की वीडियो आती है, वो उसके साथ वो करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं और वैसे भी जीएस भी पढ़ाते हैं, नॉर्मल जीएस। तो मतलब जैसे भी आपको पढ़ना है उसी हिसाब से मैंने तो कुमार गौरव की वीडियो जितनी भी आती थी वो पर डे के हिसाब से, एक तो मॉर्निंग में आती थी उसका बैच 6 बजे के आसपास, उसमें वो करंट भी पढ़ाता था 10-12 क्वेश्चन, फिर ऊपर से रिवीजन भी करवा देता था। और फिर पर्टिकुलर एक टॉपिक लेके, जैसे कभी बायोलॉजी का ले लिया, कभी फिजिक्स का ले लिया, या कभी हिस्ट्री का ले लिया, तो उस पर भी वो बात करके तो इस प्रकार से अपना रिवीजन कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन बताता, जो नया क्वेश्चन होता था उसको मैं नोट डाउन करके फिर बाहर में रिवीजन कर लेता था उसका। नहीं, जैसे हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी की कोई काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब के लिए यानी बेसिक, जैसे यदि कोई बिगनर्स है, आप बता रहे हैं कुमार गौरव, तो वो उसकी बात कर रहे हैं ना कि जिन्हें पहले से इन चीज़ें पढ़ रखी हैं तो वहाँ से वो रिवीजन करवा देते हैं। लेकिन जो कोई स्टैटिक, जैसे कोई बिगनर है, उसे स्टैटिक जीके पढ़नी है या और ढेर सारी चीज़ें हैं, तो वो किस तरीके से पढ़े, कहाँ से पढ़े? कोई किताब है, कोई टीचर हो विशेष? इसके लिए तो लूसेंट है सबसे अगर किसी को पढ़ना है,
वैसे तो किताबें सारी पढ़ी हुई, बहुत सारी किताबें हैं, पर अगर वैसे जितना जीएस का सिलेबस आता है, अगर किसी ने लूसेंट 2 बार पढ़ ली, रिवीजन कर लिया 2 बार, मतलब सही से पढ़ ली, और उसके बाद बाकी टीचरों की देखते रहो यूट्यूब पे कुछ भी, तो हो जाता है। अच्छा, जैसे इसके साथ साथ यदि हम बात करें, इसमें स्टैटिक पोर्शन आता है जो विविध का जिस पोर्शन कहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाती हैं, या और भी हैं जो विविध में सेक्टर आता है, उनके लिए कोई खास तैयारी, कोई खास बुक? देखो उसके लिए तो यूट्यूब से ही है। अब तुम किताबें तो बहुत सारी आती मार्केट में, अब इतनी सारी किताबों का चाहे तुम कोई सी भी ले लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो यूट्यूब पे ये है कि तुम्हें जिस भी टॉपिक पे वो है वो डालो, तुम्हें उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, उसे पढ़ो। और यूट्यूब पे ये है कि तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए मैं तो ऑनलाइन ही जब पढ़ता था ज़्यादातर। अच्छा, अमित भाई एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे आप बता रहे थे मॉक टेस्ट के बारे में, तो आपने मॉक टेस्ट देने की कोई खास रणनीति बनाई हो? नहीं, मैं तो बस ये देखता था कि मतलब माना कि 2 घंटे 1 घंटा कुछ मिनट का पेपर, अगर 90 मिनट का पेपर है तो उसको मैं 70 मिनट में या फिर 75 मिनट में करने का सोचता था। जो 15 मिनट मेरे बचते थे कि वो इसलिए रखता था क्योंकि पेपरों में जब तुम आप एक घर पे दे रहे हो तो तुम्हें बिना डर के तुम पेपर दे रहे हो, और जो वहाँ पे जाते हो तो थोड़ा भय रहता है कि अरे यार ऐसा ना हो जाए। तो क्या जो 15 मिनट है वो वेस्ट हो जाते हैं पेपरों में। तो इस हिसाब से रखता था कि मतलब पेपरों के टाइम पे मेरा पेपर पूरा हो जाए, और ख़ास तौर से ऐसे इस तरीके से पेपर करने की सोचता था कि मेरा रिवीजन हो जाए एक बार पूरा पेपर देखने के बाद, कि मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब मैंने बी का क्वेश्चन सही करा हो, मतलब उसका ऑप्शन बी आ रहा हो और मैंने सी लगा दिया हो। क्योंकि ऐसा होता है आदमी वहाँ पे क्या होता है, होपलेस हो जाता है। नर्वसनेस जब होती है वहाँ पे, ख़ास तौर से जब आपको ये लग रहा हो कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन, अपने आप को एक चीज़ पता चल जाती है कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाना है, और उसी समय नर्वसनेस इतनी हो जाती है कि आपको सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे प्रैक्टिस के बारे में, अभ्यास के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, तो जैसे जब मॉक टेस्ट जैसे दिया जाता है, और इसमें ये भी रहता है थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी इशू रहता है कि हमारे पास 90 मिनट रहते हैं और सीवीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं 1 मिनट में एक क्वेश्चन से भी ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से जब हम सीवीटी 2 देते हैं तो उसमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो मतलब इसके लिए कोई ख़ास टाइम मैनेजमेंट आपने बनाया हो, कोई ख़ास रणनीति बनाई हो टाइम मैनेजमेंट को लेकर, जो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ शेयर करना चाहें, या जो बिगनर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना चाहें? देखो उसके लिए तो मैंने पहले मैंने घर से ही अपना वो कर लिया था। मेरे को 3 पोर्शन थे, मैंने तीनों पोर्शन के लिए टाइम पहले ही फिक्स कर दिया था कि अगर पेपर टफ हुआ, मैंने कहा मैं पहले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसके में मतलब बहुत कम सेकेंडों में होने के चांस रहे, उसको करने की कोशिश करूँगा। फिर उससे क्या हो जाएगा, पूरा मेरे को पेपर का एनालिसिस पता चल जाएगा। तो जब मेरे को पेपर का एनालिसिस हो जाएगा कि नहीं पेपर टफ़ है या इजी है, अगर पेपर इजी है तो मेरिट हाई जाएगी, पेपर टफ़ है तो मेरिट कम जाएगी। तो ज़्यादा फोकस उसमें क्वेश्चन करो, जो कि इजी क्वेश्चन है उनको पहले अपना निपटा दो। मैक्सिमम स्ट्रेटजी पेपर बनाने की यही रहती है, जो भी कि मैक्सिमम 70 और 30 का रहता है। 70 क्वेश्चन आसान मतलब नॉर्मल रहता है, और 30% हार्ड रहता है। तो पहले आप अपना 70% कर दो, बाकी अगर आपका टाइम बचता है, सब कुछ मतलब सही तरीके से हो गया, तो अब जो बाकी के 30% है उस पर आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। पर टाइम वेस्ट तब कर सकते हो अगर आपने टाइम बचा के रखा हुआ पहले से। अगर आप वो जो 70% है उसी में टाइम वेस्ट कर जाते हो, तो तब 30% के लिए आपका टाइम ही नहीं बचेगा। अच्छा अमित भाई, एक चीज़ और अक्सर देखने में आती है कि जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है ना, वैसे वैसे हम चीज़ें भूलने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों के ये सवाल रहते हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तब से थोड़ा थोड़ा वो भय बढ़ता जाता है एग्ज़ाम के प्रति कि एग्ज़ाम कैसा होगा, इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और जैसे फिर एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तब स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हम भूलते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को मतलब इस चीज़ से कैसे निजात पाई जाए, कुछ हो आपके पास जो आपने अपने स्टडी करने के दौरान कोई ट्रिक अपनाई हो खास? देखो ये सबके प्रॉब्लम ये किसी के साथ बहुतों के साथ होती है। इसका तो सॉल्यूशन क्या है, मतलब ये तो अपना आप ही निकाल लो सॉल्यूशन, जैसे किसी को हो सकता है। अब हमने तो क्या, हम खुद भूल जाते थे। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, जैसे जो आजकल जो मेजर क्वेश्चन हैं
कि जैसे कई बार एग्ज़ाम में, जैसे आप बता रहे थे एग्ज़ाम में समय लग जाता है, आपके एग्ज़ाम जो 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें तो बीच में कोरोना का पीरियड आ गया था, तो इस वजह से एग्ज़ाम और डिले हो गया था, या किसी और कारण से भी एग्ज़ाम डिले होता है, कई बार ये एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो इसके लिए मतलब पढ़ते पढ़ते जब हम ऊब जाते हैं या हमें डिमोटिवेशन होने लगता है, तो उसको मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या किस तरीके से मतलब पढ़ाई को एक रेगुलर वे में चलाया जा सकता है? देखो, खैर मोटिवेशन तो बहुतों के पास बहुत चीज़ें होती है, पर लेकिन मैं तो यही करता था कि जैसे कि अगर जब मतलब काफ़ी टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता था पढ़ाई से, तो उसके बाद मैं मतलब काफ़ी मतलब लंबा घूमने के लिए निकल जाता था। तो उस ड्यूरेशन में मतलब ये नहीं कि मतलब घूमने जा रहा हूँ, तो जैसे कि अगर ट्रेन से भी जा रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखता, मतलब मैं रिजर्वेशन नहीं करवाता था, क्योंकि मतलब मैं फ्रस्ट्रेट होके जा रहा हूँ, मतलब तो मैं जनरल में सफ़र करता था। तो जनरल में जब आप सफ़र करते हो तो आपको उसमें 17 प्रकार के आदमी मिल जाते हैं कि कैसे मतलब आदमी सिचुएशन, फिर जब उन चीज़ों से देखते हो कि नहीं यार, आदमी को परेशानियाँ बहुत हैं, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में फाइनल निचोड़ यही है कि आप कुछ भी करो, कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर मतलब आपको बहुत स्ट्रगल करना है लाइफ में, और लाइफ बहुत लंबी है। तो यही देखता था फिर, जैसे कि खास तौर से वैसे एरिया में जाता था कि जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वैसे रहते थे, गरीब लोग रहते थे या फिर बहुत ज़्यादा वैसे लोग रहते थे, तो उनसे देख के फिर ये प्रेरणा मिलती थी कि नहीं, अगर कल के दिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं या फिर कुछ अच्छी जॉब कुछ करेंगे नहीं, तो फिर आप हो सकता है हमें भी ये करना पड़ जाए। बिल्कुल। अमित भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ, और पहाड़ी इलाके में काफ़ी हिली एरिया है। अच्छा, तो अमित भाई जैसा आप बता रहे हैं कि आप देहरादून से हैं, कभी आपके पास घूमने आते हैं तो कुछ उधर व्यवस्था बन जाएगी हमारे रहने रुकने की? बिल्कुल बनेगी भाई, आइए कभी हमारे यहाँ, आपका स्वागत है। ठीक है अमित भाई, कुछ अपने थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन किस प्रकार से हुई है और उनमें कितने % नंबर मिले हैं आपको? ये मेरी एजुकेशन 12th तक तो मेरी देहरादून में ही थी। ये सेपियंस स्कूल था, उसमें मेरे 12th में मेरे 72% थे। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरे परसेंटेज तो शायद से 60 के आसपास ही, पता नहीं 59 है, एग्जैक्टली नहीं पता, शायद से ये 59-60। अच्छा, जैसे अमित भाई एजुकेशन करने के बाद में आपने मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कब स्टार्ट किया? ये मेरे जब मैंने इंटर कर लिया था, उसके बाद मेरे एक जीजू थे, वो भी गवर्नमेंट इसकी प्रिपरेशन करते थे, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने इलाहाबाद चला गया था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मेरे फर्स्ट ईयर में थे, तो तब से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो आपने मतलब जो टारगेटेड था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो रेलवे ही था या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे? नहीं, रेलवे तो था नहीं, क्योंकि मेरा पहले, क्योंकि रेलवे एक ऐसा है कि जो इरेगुलर है, मतलब कभी भी टाइम से नहीं होता, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, और ये भी नहीं भरोसा कि जब तक ये एग्ज़ाम आएगा तब तक आपकी एज भी हो जाए या फिर कुछ हो जाए। इसलिए मैं तैयारी एसएससी की करता था। एसएससी के साथ में एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया कंप्लीट फाइनल किसी में, और एक बार एमटीएसएस में हुआ था और सीएचएसएल में हुआ था। सीएचएसएल में जाना नहीं हुआ, और एमटीएसएस में फिर बोले सीजीएल था, जो मेन प्रिपरेशन थी उसमें हुआ नहीं कभी फाइनल, तो फिर एनटीपीसी में हो गया, तो फिर एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अमित भाई एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपने जो तैयारी की थी जब रेलवे की, तो वो ऑनलाइन की थी या फिर ऑफलाइन तैयारी की थी आपने? नहीं, रेलवे के लिए तो मैंने ऑनलाइन तैयारी करी थी, पर लेकिन मेरी ऑफलाइन तैयारी मैंने सीजीएल के लिए करी थी, तो फिर वही तैयारी मेरे को काम आ गई इधर भी। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से ऑनलाइन तैयारी ज़्यादा बेटर है या फिर ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए? ऑनलाइन तैयारी में ये है कि आपके पास कम टाइम में आप ज़्यादा कर सकते हो, और ऑफलाइन में आपके पास मतलब यातायात काफ़ी टाइम वो होता है कि जिस कम कम पढ़ते हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अमित भाई, अपना इस कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।